नमस्कार, आप सुन रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित नौकर की कमीज, मेरी यानी अवनीश राय की आवाज़ में पार्ट 3। पार्ट 2 में आपने सुना सत्तू बाबू अपने ऑफिस गए और वहाँ अपने साहब को वे नशे की हालत में देखें और अब वहाँ से वह घर आते हैं। अब आगे बड़े बाबू काफ़ी मोटे थे, ऊंचाई अधिक नहीं थी। हाइड्रोसील होने के कारण ढीली ढाली पैंट और काफ़ी नीचे तक ढीली बूशर्ट पहनते थे। उनको हार्निया भी था। हार्निया का ऑपरेशन जाड़े में करवाने वाले थे, पर जाड़ा निकल जाता था। किसी कारण से ऑपरेशन करवा नहीं पाते थे। जब कभी उनकी आंतें ऊपर चढ़ जाती तब हाथ से सहला कर वे नीचे ले आते थे। एक दिन मैंने बड़े बाबू से कहा, जब आपकी आंतें ऊपर चढ़ जाए तब बतला दीजिएगा। घंटे भर बाद ही उन्होंने कहा, देखो आंतें ऊपर चढ़ गई। बूशर्ट की बटन खोल बनियान छाती तक ऊपर चढ़ाकर उन्होंने अपना पेट दिखाया। लंबाई से टेढ़ी एक सूजन थी, सबने देखा। धीरे धीरे हाथ से मालिश करते हुए उन्होंने आंतों को नीचे उतार दिया। देखा अब सूजन दिखाई देती है। बड़े बाबू ने कहना शुरू किया, मैं जान हथेली पर रख कर नौकरी करता हूँ। कब ये आते मोटी रस्सियों के समान हृदय को जकड़कर कसने लगे कहा नहीं जा सकता। मेरी जब भी मौत होगी इस दफ्तर में होगी। तुम लोगों को हाथ पैर में दर्द होगा तो 3 दिन की छुट्टी लेकर बैठ जाओगे, या मेरी खुशामद करोगे कि 1-2 दिन छुट्टी बचा दूँ। यदि मुफ्त की छुट्टी नहीं मिली तो टेबल पर सिर रखकर सोते रहोगे। देवांगन बाबू ने कहा, उस रोज मेरे सिर में कितना दर्द था। इसके बाद भी धीरे धीरे मैंने पूरा काम निपटाया। आपसे आधे दिन की छुट्टी के लिए कहा तो आप नाराज हो गए थे। देवांगन बाबू 5 फीट 2 इंच के थे। उनकी ड्रावर में एक डायरी थी, उसमें ऊंचाई की जगह उन्होंने 5 फीट 2 इंच लिखा था। वजन में 58 किलो लिखा था। स्कूटर कार के नंबर की जगह साइकिल का नंबर था। ड्राइवरी लाइसेंस नंबर की जगह उनके 2 लड़कों का नाम था, मदन लाल देवांगन और सोहन लाल देवांगन। टेलीफोन नंबर की जगह वल्दराम चरण देवांगन। ग्राम डोंगरगांव था। रेडियो लाइसेंस के नंबर की जगह उन्होंने रेडियो लाइसेंस का नंबर ही लिखा था। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की जगह उन्होंने लिखा था हरे रंग की पेटी। गांव में उनकी नाटक मंडली थी। बड़े बड़े घुघराले बाल और साफ रंग था। जब तब देवांगन बाबू गांव की नाटक मंडली की चर्चा करते थे। उन्हें दुख था कि नौकरी के बाद उनकी नाटकों के प्रति रुचि बहुत कम हो गई। गौराहा बाबू ने बड़े बाबू से कहा, आप किसी के साथ मुरव्वत नहीं करते। मेरी उंगली कटी थी, अभी भी इसमें दर्द है। परसों बहुत दर्द था। मैंने आपसे कहा था कि आज टाइपिंग का काम नहीं करूँगा, पर आपने जोर देकर टाइप करने के लिए कहा। आपके पेट में सूजन मिनट भर में दूर हो गई। मेरी हथेली और उंगली में देखिए कितनी सूजन है। रात को दर्द के कारण नींद नहीं आती। घड़ी की टिक टिक की तरह रुक रुक कर दर्द होता है। सिकाई करता हूँ परंतु जस का तस है। लगता है सूजन और बढ़ गई है। उन्होंने अपना सूजा हुआ हाथ टेबल के ऊपर रख दिया। उनकी उंगली में पट्टी बंधी थी। पान की पत्ती रखकर पट्टी बांधी गई थी। मैंने पूछा, हाँ, घी में पान का हरा पत्ता कड़कड़ा कर घाव पे रखा है, गौराहा बाबू ने कहा। असली घी था? देवांगन बाबू ने पूछा। जैसा भी हो, 25 रुपया किलो के शुद्ध घी के भाव से आधा किलो लाया हूँ, गौराहा बाबू ने कहा। मैं घी नहीं खाता, इसलिए नहीं कि कंजूसी करता हूँ, पर घी खाना भोजन में पद्धति की तरह शामिल हो गया। मैं इस पद्धति को नहीं मानता। आपकी जाति का कोई घी नहीं खाता है? गौराहा बाबू ने पूछा। घी खाना कोई जातीय नियम है? मैंने पूछा। जातीय नियम हो ना हो, पर अच्छी चीज़ें महंगी होती थी और शुद्ध होकर बहुत महंगी, इसलिए उनका उपभोग उच्च वर्ग तक ही सीमित होता था। गौराहा बाबू का आधा किलो घी 3-4 महीने जरूर चलता होगा। अब बड़े बाबू ने कहा, नाजिर को तुम सबने देखा है ना? उनकी केवल एक आँख है। नजारत और माल खाने की दोनों की जिम्मेदारी है उसकी।
उनकी निगाह दोनों तरफ रहती है। 20 साल से इसी तरह काम कर रहे हैं, यानी एक आँख से। सब उनके काम से खुश हैं। हाथों में 10 उंगलियां होती हैं, उनमें से केवल एक उंगली खराब हुई, बाकी 9 ठीक थी। मैंने गौराहा बाबू से कहा कि ज़रूरी कागज़ है, आज ही टाइप हो जाना चाहिए। आज ही टाइप हो जाना चाहिए का मतलब अभी तुरंत टाइप होना चाहिए। नहीं होता, धीरे धीरे 9 उंगलियों से टाइप करो। एक उंगली से अनाड़े भी टाइप कर लेता है। तब गौराहा बाबू के हाथ में सूजन नहीं थी। क्या खराब कहा था? देवांगन बाबू ने सिर दर्द के बाद भी काम निपटाए। सिर तो एक है, उनको उसी दर्द वाले सिर से सोच सोच कर काम निपटाना था। गौराहा बाबू 9 उंगलियों से काम निपटा सकते थे। उस दिन के काम के कारण पूरे हाथ में सूजन है। गौराहा बाबू, कहीं तुम्हारे पेट की आंत उंगली में तो नहीं चढ़ गई? देवांगन बाबू ने कहा। बड़े बाबू हंसने लगे, बोले, उंगली में घुसी आंत को मालिश कर हाथ में उतारना पड़ता। हाथ से पेट तक आंत को ले जाना मुश्किल काम है, खतरनाक भी। दिमाग में चढ़ जाती तो? गौराहा बाबू बहुत गंभीर होकर बोले। इस तरह आंत उंगली में चढ़ने लगी। फिर उंगली से फाउंटेन पेन के सहारे टेबल पर, सामने टाइपराइटर पर हुआ तो सारी आंत की बोर्ड में फंस जाएगी। बड़े बाबू, आपको ही नहीं सबको हारनिया है। गौराहा बाबू बहुत निरीह लग रहे थे। केवल हारनिया ही नहीं, और भी भयानक बीमारियां सबको है। मैंने कहा, और कौन कौन सी बीमारियां हैं? तुम्हें गिना दो। पहले अपनी बीमारियां गिनाओ, बड़े बाबू ने मुझसे कहा। मैं चेप गया। लगता है किसी अस्पताल के दफ्तर में काम हो रहा है, देवांगन बाबू ने कहा। ऑपरेशन के टेबल पर दफ्तर का काम हो रहा है, मैंने कहा। गौराहा बाबू थोड़ी देर तक शांत बैठे रहे, फिर उठकर बड़े बाबू के सामने जाकर बैठ गए। धीरे से उन्होंने कहा, आज मैं काम नहीं कर सकूंगा। लगता है मुझे बुखार है, हाथ में बहुत दर्द है। बड़े बाबू ने फाइल देखते देखते कहा, छुट्टी देना मेरा काम नहीं, जाकर साहब से मिल लो। साथ में अपना हाथ भी ले जाना, साहब को दिखा देना। साहब से आप बात कर लीजिए, मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा। कौन सा हाथ है? बायां। छुट्टी की दरख्वास्त में जब तुम साफ साफ लिखोगे कि बाएं हाथ में दर्द है, तो शायद साहब सोचे कि दाहिने हाथ से तो काम कर सकते हैं। बड़े बाबू, बाएं हाथ मुझसे अलग नहीं है, उसके कारण पूरे शरीर में तकलीफ है। मैं साहब के पास नहीं जाऊंगा। अगर बुलाएंगे तो आपकी चिट्ठी भी उनको दिखा दूंगा। आप लिख दीजिए कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं। आप समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, ये तुमने कैसे समझ लिया? क्योंकि तुमने कहा है इसलिए अब शंका होती है। सच सच बतलाइए, बहुत तकलीफ है। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? मुझे विश्वास है, साहब को विश्वास दिलाने के लिए उनके सामने आपका हाथ होना ज़रूरी है। बिना आपको ले जाए आपका हाथ मैं कैसे ले जाऊंगा? इसलिए आप मेरे साथ साथ चलिए। आपको बात करने से डर लगता है तो आप चुप रहिएगा, मैं बात कर लूँगा। बड़े बाबू खामोश होकर अपने काम में लग गए। गौराहा बाबू टाइपराइटर के सामने बैठ गए। उन्होंने एक बार हम सब की तरफ देखा, केवल मैं उनकी तरफ देख रहा था, बाकी सब काम कर रहे थे। गौराहा बाबू ने दाहिने हाथ से टाइपराइटर सरकाया, फिर टेबल पर सिर टिकाकर आँख मूंदी और सो गए। उनका सूजा हुआ हाथ संभाला हुआ उनकी गोद में था, दाहिना हाथ कुर्सी के हत्थे पर था। शाम को घर लौटते समय मैंने गौराहा बाबू का दाहिना हाथ छू कर देखा, हल्का बुखार था। गौराहा बाबू देवांगन बाबू से कहा, आप रिक्शे से चले जाइए। गौराहा बाबू ने कहा कि हल्की हरारत है। दोनों से मैंने चर्चा की, यह बड़े बाबू की ज्यादती है। देवांगन बाबू, आप कुछ करिए। मैंने कहा, मैं केवल नाटक कर सकता हूँ। देवांगन बाबू ने कहा। उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए मैंने कहा, तो नाटक करिए। देखिए सामने मंच है। सड़क की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा। दोनों उसी तरफ देखने लगे। डाक बंगले की तरफ जाती हुई एक लड़की बहुत सुंदर थी। लड़की कॉलेज में पढ़ती होगी, या बिल्कुल इसी साल कॉलेज से निकलकर किसी दफ्तर में नौकरी करती होगी, या दफ्तर में न भी करती हो। सफ़ेद वर्दी और सफ़ेद टोपी,
पाने 5 लोगों की टोली जो म्यूनसिपालिटी के चपरासी थे डाक बंगले की तरफ मुड़ गए। सामने जो मैंने इशारा किया था उसे गौराहा बाबू और देवांगन बाबू ने लड़की की ओर किया हुआ इशारा समझा। मंच के पीछे एक सफ़ेद पर्दा लगा है। सफ़ेद पर्दा सफ़ेद कागज के समान पर्दे की दाहिनी तरफ तारीख होनी चाहिए। जिस दिन नाटक हो उस दिन की तारीख या कोई ताज़ी तारीख। फिर बड़े बड़े अक्षरों से संक्षिप्त में विषय लिखा होना चाहिए, इतने बड़े बड़े अक्षरों में कि देखने वाले पढ़ सकें या पढ़कर दर्शक को विषय बतला दें। खट खट कई टाइपराइटरों की आवाज़ गूंजती रहनी चाहिए। अचानक सन्नाटा हो, फिर एक टाइप के दबने की जोर की आवाज़ आनी चाहिए और कागज़ से सटकर एक आदमी अचानक खड़ा हो जाए, उभर कर आए हुए एक अक्षर की तरह। यह आदमी गांव का आदमी होगा। सांवला, रुखड़ खाल वाला, धूल से घुटने तक भरे उसके पैर होने चाहिए और वह जो भदई पाना हो उस चमड़े और देहाती के चमड़े में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बाकी शरीर पसीने से चमकते रहना चाहिए और वह दर्शकों की तरफ देखकर मुस्कुराए, खड़े खड़े झुके खुशामद करता हुआ, कभी सिर झुकाए, काफ़ी देर तक खड़ा रहे, जैसे उससे गलती हो गई है। अब उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। खट की एक और आवाज़ हो। इस बार एक औरत मोची होगी। वह आकर देहाती के पास बैठ जाएगी। औरत अधेड़ देहाती औरत ही होगी। जूते में कीले टोकते हुए, जूता ऐसा हो जिसमें एक गरीब बेकार होने के कारण एक बार फेंका होगा, फिर किसी दूसरे और ज़्यादा गरीब ने पहनने के लिए सड़क या घोर से उठा लिया होगा और इस तरह 1000 बार फेंका गया जूता हो। उसके बाजू में टाइपराइटर की खट की आवाज़ होते ही एक 4-5 साल का लड़का आकर खड़ा हो जाए। फिर 6-7 लोगों का एक वाक्य बनाइए जिसमें कई तरह के लोग हो। सामान्य वाक्य, ज़रूरत का वाक्य, जैसे मैं आ गया हूँ या चुपचाप खड़े होंगे, भूख लग रही है, सुगंध आ रही है, 2 घंटे में 20 पैसे इत्यादि। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। गौराहा बाबू, आप कोई वाक्य बताइए, मैंने कहा। क्या समय हुआ है? गौराहा बाबू ने पूछा। क्या ये वाक्य बता रहे हैं या समय पूछ रहे हैं? मैंने कहा। काफ़ी देर हो गई, देवांगन बाबू ने कहा। आप वाक्य बना रहे हैं या गौराहा बाबू की बात का जवाब दे रहे हैं? मैंने देवांगन बाबू से कहा। अब दोनों चुप थे। मैंने कहना शुरू किया, फिर कागज़ से लिखकर एक महत्वपूर्ण वाक्य, यानी सब पात्र मिलकर कोई छोटी मोटी घटना का मंचस्थ करें। कोई छोटी बात हो या कोई दरख्वास्त ही हो। गौराहा बाबू ने कहा, वह दरख्वास्त मेरी छुट्टी की होनी चाहिए कि परिस्थितियों के कारण जिनसे मैं बच नहीं सकता, 2 रोज की आकस्मिक छुट्टी देने की कृपा करें। नीचे मेरा दस्तखत जरूर होना चाहिए। देवांगन बाबू ने कहा। उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना होगा। गौराहा बाबू बोले। एक खराब परिस्थिति रहते रहते उसकी भी आदत पड़ जाती है और वह खराब नहीं लगती, परंतु बहुत खराब हालत हो जाए तब दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ती है। मैंने कहा, अत्यंत खराब परिस्थिति की भी आदत पड़ जाए इसलिए आपकी छुट्टी मंजूर नहीं होगी। देवांगन बाबू ने कहा। दर्शकों में केवल बाबू नहीं होंगे, बहुत से मोहल्ले वाले होंगे, साहब भी होंगे, मुख्य अतिथि, उनको बताना होगा। अगर साहब ही होंगे तो दरख्वास्त के नीचे मेरा दस्तखत नहीं रहेगा। गौराहा बाबू ने कहा। डर गए? मैंने कहा, डरा नहीं, मेरा नाम ही क्यों, सबका नाम होना चाहिए। छुट्टी की तुमको ज़रूरत नहीं है? देवांगन बाबू ने पूछा। है, पर मेरी छुट्टी का नाटक नहीं होगा, दरख्वास्त किसी काम के लिए होनी चाहिए। मैंने कहा, मैं नहीं जानता, नाटक का मुझे अनुभव नहीं है। गौराहा बाबू ने कहा। मैं स्कूल में नाटकों में भाग लिया करता था। महाविद्यालय में मैंने एक नाटक लिखा था, परंतु वह किसी को पसंद नहीं आया। मैंने कहा, मैं हमेशा से दर्शक रहा। गौराहा बाबू ने कहा। 5 चपरासियों की टोली लौटकर आ रही थी। हम लोगों के पास से निकले 3 बाबू और 5 चपरासी। एक चपरासी के हाथ में पत्तों में लिपटा पान था।
उसी की सफ़ेद वर्दी में पान से टपका हुआ कत्था लग गया था। इन सफ़ेद वर्दी वाले चपरासियों से खाकी वर्दी वाला अपना मांगू अच्छा है, गौराहा बाबू ने कहा। मांगू मालखाने से जो साइकिल लाया था वह बिल्कुल नई थी, जैसे कल खरीदी गई है और कल ही लबारिश होकर जब्त हुई। राम राम साहब, मांगू ने कहा। साइकिल को उसने बरामदे से उतारा। आगे बढ़कर मैंने उससे साइकिल ले ली। रात को रोज आते हो मांगू? यहाँ तो पूरा दफ्तर खुला है। वह चुप था। उसकी भी गांजा पीने की आदत थी, पर वह बहुत ईमानदार और काम करने वाला चपरासी था। साहब लोगों में मांगू को अपने काम के लिए लेने की होड़ रहती थी। मांगू के कारण माल जमादार से साहब लोग नाराज हो जाते, इसलिए मांगू के बारे में माल जमादार दखलंदाजी नहीं करता था। सबसे बड़े साहब के लिए सबसे अच्छा चपरासी तय था। मांगू अपने आप में कई नौकरों के बराबर था। खाना अच्छा बनाता था, तरह तरह के नाश्ते की चीज़ें बनाता था। दौरे में साहब के साथ वह जरूर जाता, पर भाई साहब को तकलीफ हो जाती थी। यह तकलीफ साहब की अनुपस्थिति में बर्दाश्त की जा सकती थी, क्योंकि साहब के न रहने के कारण काम भी कम हो जाता। साहब के रहते हुए यदि मांगू गायब हो जाए तो बाई साहब की क्या हालत होगी यह वह नहीं जानती थी, क्योंकि ऐसी नौबत नहीं आई थी। बल्कि मांगू 10-10 दिन लगातार अपने घर नहीं जाता था। भाई साहब कहती, अब रहने दो, रात के 10 बज गए, अब घर जाओ। वह कहता, जी साहब, रसोई घर साफ करना बचा है। फिर वह किसी जगह वर्दी पाने सो जाता था। साइकिल बहुत हल्की चल रही थी। रास्ते में बहुत रात हो जाने का सन्नाटा था। घर लौटते समय मुझे लगा कि आज के दिन मैं आखिरी बार लौट रहा हूँ। अभी दफ्तर से काम खत्म करने के बाद लौटने का सुख मुझे मिल रहा था, और आज गोया दफ्तर में काम बहुत था। अम्मा, ओ अम्मा, साइकिल खटखटाते हुए मैं चिल्लाया। अम्मा के आने की आहट सुनाई दी। दरवाजे की दरार से मैंने देखा तो कंदिल का हिलता डुलता उजाला दिखाई दिया। दरवाज़ा खोलने के पहले माँ ने पूछा, संतू? हाँ अम्मा। अम्मा ने दरवाज़ा खोला। कितना बजा होगा? 1-2 बजे होंगे। कहाँ गया था? दफ्तर गया था, बहुत ज़रूरी काम था। तुम सो जाओ, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँगा। अम्मा की आदत थी, रात को जब भी उठती कंदिल लिए घर के बंद दरवाज़ों को टटोल कर देखती थी कि बंद है या नहीं। पीछे का दरवाज़ा बंद था, फिर भी मन हुआ कि इसे खोल कर देखूं। दरवाज़ा खुलते ही सामने मालिक के बंगले पर रात भर चलने वाले बल्ब के उजाले में मकान मालिक के कब्जे का वातावरण था। करीब 1 एकड़ के अहाते में यह बंगला था। बंगले के ठीक सामने एक बड़ा बगीचा था। जगह जगह नीम के पेड़ थे। एक बहुत बड़ा सिरीस का पेड़ था। करीब करीब सभी पेड़ ईंटों के चबूतरे से घेर लिए गए थे। मकान मालिक डॉक्टर था, इसलिए इलाज करवाने के लिए आए देहाती मरीजों को जो दूर दूर की गांवों से आते थे, इन सब चबूतरों का बड़ा आसरा था। जब तक कुछ न कुछ बनता रहता था, इसलिए 1500 ईंट की बची हुई थप्पी सिरस के पेड़ के पास जमी रहती थी। इन ईंटों का उपयोग देहाती मरीजों के साथ आए नाते रिश्तेदार चूल्हा बनाने में करते थे। ये लोग गांव से चावल, आटा, लकड़ी, कंडे भी लेकर आते थे। कुएं में हैंडपंप लगा था। इसका पाइप कुएं में ज़्यादा नीचे नहीं था, इसलिए मार्च अप्रैल के महीने में पानी हैंडपंप के पाइप से नीचे उतर जाता था। तब हैंडपंप बेकार हो जाता था। जानबूझकर पाइप छोटा रखा गया। मोटर पंप से डॉक्टर गर्मी भर अपने लिए पानी पीता था। उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी। हैंडपंप किराएदारों के लिए बनाया गया था। अभी अकेला मैं किराएदार। कुएं के बाजू में मोटर पंप के लिए टीन का एक सेट बना था। पिछवाड़े से ही सूर्य और चंद्रमा निकलता था। बहुत रात हो जाने का वातावरण था। पत्नी मेरे बिस्तर पर सो रही थी। वह जानबूझकर मेरे बिस्तर पर सो रही थी कि मेरे लौटते ही उसे मेरे आने की खबर हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरी उपस्थिति में वह अपनी वजह से जाने, जबकि मैं उसे अपनी उपस्थिति जतलाना चाहता था।
मुझे प्यास लग रही थी। खाट के नीचे लोटे में पानी रखना वह भूल गई थी और मुझे मेरी वजह मिल गई थी। उसे हिलाते हुए मैंने जगाया। मुझे प्यास लग रही है, तुम पानी रखना भूल गई? साड़ी के आंचल को उठाते हुए वह उठी। पानी तो रखा था, कहकर उसने आँख खोलकर मुझे देखा। फिर आंखें बंद कर बैठे बैठे वह उगने सी लगी। तुमको तो उठाना आफत है। चारपाई के नीचे उसने एक भरा लोटा कटोरी से ढककर अंदर रख दिया। फिर वह अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई। तब मैंने पानी पिया। कितना बजा होगा? 1:30 बजा होगा, मैंने कहा। कहाँ गए थे? दफ्तर गया था। इतनी रात को? हाँ, साहब ने बुलाया था, जरूरी काम था। यह सुनने के पहले ही वह सो चुकी थी। मैं बिस्तर पर पड़े पड़े देर तक जागता रहा। धोबियों की कपड़ा धोने की आवाज़ दूर तालाब से आती हुई सुनाई देने लगी। फिर मुर्गे ने बाग दी। कुछ देर बाद धान के पैरों से लदी बैलगाड़ियाँ सड़क पर गुजरने लगी। मैं अम्मा के उठने का इंतज़ार करने लगा। सबसे पहले अम्मा ही उठती थी। मैं सोया नहीं था, इसलिए नींद खुलने वाली कोई बात नहीं थी। रात भर जाग कर ही आने वाले दिन को पकड़ सकते थे। यदि सोते रहो तो लगता था कि दिन का पीछा नहीं कर रहे हैं, रास्ते में सो गए हैं। ऐसे में दूसरा दिन पकड़ में कहाँ आता था, परंतु गले में पड़ जाता। नींद खुलते ही गले पड़ा हुआ दिन आखिर एक कछुए की तरह चलकर मैंने दौड़ पूरी की और मैं बार बार घर से बाहर जाऊंगा और बार बार घर लौटूंगा, दिन में कई बार और रात में भी। अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित नौकर की कमीज पार्ट 3। शेष नेक्स्ट पार्ट।